नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हम जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो जो मैंने बताया था आपको, सुख के बारे में कहा है, सुख दुख के स्रोत, सुख दुख के निर्धारक तत्व, इन सब बातों के बारे में मैं बात कर चुकी थी। सुख की मात्रा के बारे में भी बात हो चुकी है कि बच्चों का खेल हो या कविता, बेंथम ने दोनों से मिलने वाले, प्राप्त होने वाले आनंद को एक ही प्रकार से समान माना है। तो बेंथम का कहना है इसमें आगे कि राज्य के आदेशों का पालन सिर्फ इसलिए होता है कि वो उपयोगी है और सुख को बढ़ाता है। राज्य के नियम के पालन करने से जो लाभ होता है वो नियम के आज्ञा पालन न करने से जो दुष्परिणाम है वो ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। कानून का जो ध्येय है, कानून विधि का जो उद्देश्य है वो भी इसी कारण से है, क्योंकि उसका कानून की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व उसकी उपयोगिता पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों का कितना सुख जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख माना जा सकता है। तो इसके उपयोगितावादी सिद्धांत के कुछ कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए जा सकते हैं उनके बारे में हम बिंदुवार देख लेते हैं कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। यानी कि मनुष्य के लिए जो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल चीज़ है वो है सुख। यानी किन चीज़ों से सुख की प्राप्ति हो सकती है और किन चीज़ों से सुख की प्राप्ति न होने के आसार हैं। सुख दुख को गणित के उससे टेक्निक से मापा भी जा सकता है और इसके लिए वो एक हेडोनिस्टिक कैलकुलस की जो मैंने चर्चा की थी वो भी उसके बारे में भी बात करता है कि जिस प्रकार से सुख और दुख के को मापने का साधन मिल सके। सुख का जो प्रकार है, जितने भी सुख हैं उनको प्राप्त करने की मनुष्य कोशिश करता है और दुख से दूर भागने के जो प्रयास हो सकते हैं वो करता है। ये एक तरीके से उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो एक तरीके से यूनिवर्सल सिद्धांत है। यानी कि ये सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का व्यक्ति किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, उन सब के लिए जो प्राप्त करने वाली चीज़ है, जो इच्छित वस्तु है वो सुख है और इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सकता है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है कि उन जो राज्य जो है वो इस तरह का एक समूह है जो कि मनुष्य ने इस कारण से उसमें रह रहे हैं, मनुष्य इस कारण से उसका निर्माण करते हैं कि वो उनके सुखों में अभिवृद्धि करता है। और कानून का मूल्यांकन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है कि किसी कानून की क्या उपयोगिता है। और उपयोगिता किस बात से सिद्ध होगी कि किसी कानून को मानने से कितना सुख मिल सकता है, क्योंकि उपयोगिता सुख की मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कानून असल में इस चीज़ का परिचायक है कि किस कानून को मानने से ज़्यादा सुख मिल रहा है और किस कानून को मानने से दुख की आशंका हो सकती है। अब इसके बिंदुवार हम चर्चा कर लेते हैं, इसके आलोचना के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो कि देखे जा सकते हैं। जेरेमी बेंथम ने जो ये उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है, यूटिलिटेरियनिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, कि सुखवादी जो मान्यता है, यानी सुख और दुख, ये एक तरीके से बहुत ही छोटा, उन्होंने बहुत ही एकदम संकुचित पर्सपेक्टिव में, संकुचित परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन सब चीज़ों की व्याख्या की है। उनके अनुसार सुख को प्राप्त करना और दुख से दूर भागना ये सिर्फ एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, ऐसा नहीं होता। चीज़ें बहुत सारी और भी जुड़ी हुई होती हैं। सुख और दुख के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी हैं, मनुष्य जीवन में आवश्यक हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख की जो बात करते हैं, यानी कि मेजॉरिटी वाली बात की उन्होंने, लेकिन माइनॉरिटी के बारे में वो कोई भी चर्चा नहीं करते। तो ये चीज़ भी एक तरीके से आलोचना का एक प्रमुख बिंदु है कि उन्होंने हमेशा पूरा एक उपयोगितावादी सिद्धांत देते समय हमेशा एक अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात की। यानी जितना ज़्यादा लोगों का, उसमें जो रह गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि उन सुखों की प्राप्ति से रह जाएंगे, उनके बारे में बेंथम किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करते हुए दिखाई नहीं देते।
यानी एक व्यक्ति का जो सुख है वो दूसरे का दुख हो सकता है, दूसरे का सुख तीसरे का सुख हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अधिकतम का सुख मिल रहा है तो वो चीज़ एक आदर्श समाज, एक सभ्य समाज की निशानी नहीं माना जा सकता। सुख भौतिक न होकर के मानसिक होता है। यानी उन्होंने जो बात की कि बच्चों का खेल हो, यानी कि प्लेइंग a game like a pushpin and just reciting a poem, they all these things have the same amount of pleasure। ये चीज़ गलत है कि बच्चे अगर खेल खेल रहे हैं तो वो एक अलग तरह का आनंद है, और कोई व्यक्ति कविता कह रहा है, कोई कवि है, कोई गीतकार है, वो कोई कविता कह रहा है, गीत कह रहा है, तो उसका आनंद एक दूसरे प्रकार का आनंद है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ चीज़ किसी चीज़ को खा कर के जो हमें आनंद मिलता है वो किसी पुस्तक को पढ़ने वाले आनंद से अलग होता है। यहाँ पर बात मात्रा की नहीं है, यहाँ पर बात है कि वो आनंद का प्रकार क्या है, वो सुख का प्रकार क्या है। तो इस प्रकार के ऐसे कोई कैटेगराइजेशन की बात बेंथम नहीं करते। उनके अनुसार खाने पीने की चीज़ से मिलने वाले आनंद और खेलने से मिलने वाले आनंद, या कोई कविता कह कर के मिलने वाले, कविता सुन कर के मिलने वाले आनंद, ये सभी एक ही प्रकार के हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एक डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी हो जाता है कि सुख हमेशा भौतिक नहीं होता, मानसिक भी होता है, इमोशनल भी होता है। हम अपनों से मिल कर के इमोशनली खुश फील करते हैं, कोई चीज़ खा कर के हम भौतिक रूप से फिज़िकल उसको इन्जॉय करते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसी प्रकार से सुखों का जो गुणात्मक भेद है, ये इसी में ही आगे इसको एक्सटेंड किया है कि सुखों का जो गुणात्मक भेद है वो एक अलग प्रकार की वस्तु है। कुछ सुख जो हैं वो भौतिक होंगे, कुछ मानसिक होंगे, कुछ इमोशनल होंगे, अलग कुछ आध्यात्मिक होंगे। मंदिर में जाने से जो आनंद मिलता है, वो अच्छा खाना खा करके जो आनंद मिलता है, उससे बहुत अलग आनंद है। सुखों को मापा नहीं जा सकता, यानी कि किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कैलकुलस, उन्होंने ठीक है हेडोनिस्टिक कैलकुलस नाम करके एक अपना पैरामीटर दिया, लेकिन किसी भी स्थिति में उस पैरामीटर के ऊपर व्यक्ति की सारी जो फीलिंग्स हैं, सुख और दुख से संबंधित जो फीलिंग्स हैं, उनको मापा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति के इसके अंदर सुख की मात्रा इतनी है या इसके अंदर दुख की मात्रा इतनी है। नैतिकता की वो उपेक्षा करते हैं कहीं पर भी वो, क्योंकि सुख की ही बात करते हैं, सुख ही सुख के ऊपर उनका पूरा जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता, आचार, परंपरा, सभ्यता, ये सब चीज़ों की उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की। व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच में सामंजस्य नहीं दिखाई देता उनके जो थ्योरी है उसके अंदर। बहुमत का अत्याचार जो है, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करेंगे तो वो अधिकतम जो है दैट इज़ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी जो काम करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा, मेजॉरिटी कभी भी गलत नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें आगे इस प्रकार से उन बहुमत के अत्याचार को एक तरीके से प्रोत्साहित करती है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी समाज के लिए। साध्य से साधन का मूल्यांकन करता है ये उपयोगितावाद का सिद्धांत। ये एक अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से सुख और दुख के अलावा कोई बात नहीं दिखाई देती, इसमें सिर्फ सुख और दुख की ही चर्चा दिखाई देती है। जबकि मनुष्य का जो मन मस्तिष्क है, जो मनोविज्ञान है, वो ये कहता है कि मनुष्य के अंदर सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, सभी प्रकार की और भी जो फीलिंग्स हैं वो सारी दिखाई देती हैं, उनका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये आलोचना के बिंदु देखे, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक दर्शन में बेंथम का जो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है, इसका एक अपना महत्व है। इसी कारण से हम इसको, ये आपका BA पार्ट 3 का जो सिलेबस है, इसके पेपर में एक अंश के रूप में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत जो आपने ये समझा इन चीज़ों के माध्यम से, जेरेमी बेंथम, और जेरेमी बेंथम के बाद इस चीज़ का आगे इसको बढ़ाने का काम किया JS मिल ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, लेकिन उन्होंने बेंथम ने जो सिद्धांत दिया उसमें कुछ अपने करेक्शंस किए हैं, वो हम आगे अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे JS मिल की, तब उनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।